टीच अ कॉन्सेप्ट, आई थिंक उसका सिर्फ एक फॉर्मूला दिया हुआ है आपके स्टडी मटेरियल में, और दैट इज कॉन्सेप्ट इज कॉन्वेक्सिटी. तो दे हैव नॉट गिवन एनी क्वेश्चन एज सच, सिर्फ एक फार्मूला दिया हुआ है, बट सिंस वो फार्मूला बुक में आपके स्टडी मटेरियल में मैंशनड है तो अपन उसको पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते. लेकिन इसमें दो बातें आएंगी. नंबर वन कि कॉन्वेक्सिटी इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट कि मैं आपको 4 लाइन में एक फार्मूला के बेसिस पे आपको समझा के ख़त्म कर दूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है. इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड कॉन्वेक्सिटी प्रॉपरली तो मुझे उस कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली शुरू से डील करना पड़ेगा. ओके, सो इट विल टेक सम अमाउंट ऑफ टाइम फॉर दैट. नंबर टू, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ लर्निंग कॉन्वेक्सिटी, देन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपका बॉन्ड बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ रहना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ एट अ हायर लेवल. मतलब पूरा चैप्टर आपका वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड अगर ख़त्म हो गया है एंड यू आर वेरी कंफर्टेबल विथ ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बॉन्ड, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्वेक्सिटी वेरी वेरी प्रॉपरली, वरना आपको प्रॉब्लम होगी. सो दिस इज़ काइंड ऑफ डिस्क्लेमर फ्रॉम माई साइड कि अगर आपको ये वीडियो समझना है तो आपका बॉन्ड अच्छे से हुआ रहना चाहिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट आई विल डू, मैंने एक सम फ्रेम किया है, तो आई विल ट्राई टू डील ऑल द रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स विच आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड कॉन्वेक्सिटी with the help of the sum step by step. Okay, so let's give the heading. Convexity. Okay, start. So as we all of us know, and I'm sure all of you at this level of yours would have understood very properly that what is the relationship between a price of a bond and YTM or interest rate in the market. We all know that the price of the bond and the interest rates are inversely related to each other. Means if interest rates will go up or if YTM will increase, the prices of all the bonds will go down. And if the interest rates go down, the prices of all the bonds go up. I assume कि ये सारी बेसिक लेवल की नॉलेज आपके पास में ऑलरेडी है. तो सम मैं यहाँ पे काइंड ऑफ पढ़ने वाली हूँ आपके सामने में, एंड यू कैन गो थ्रू द सम विच इज़ लाइक ऑन द स्क्रीन एंड वी कैन सॉल्व द सम वन बाय वन. आधा सम आप खुद से कर पाओगे, उसके बाद आगे का पार्ट मैं आपको हेल्प करूँगी. तो सम है आपका, कंसिडर अ बॉन्ड विथ अ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 एंड कूपन इक्वल टू 10% पर एनम. द बॉन्ड हैज़ अ मेच्योरिटी ऑफ 5 years एंड इज ट्रेडिंग एट पार. So basically if I try to summarize this, it will be like face value is ₹100, then coupon is equal to 10%, maturity is 5 years and सम में मैंने लिखा है वहाँ पे द बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट पार. अगर बॉन्ड पार पे ट्रेड हो रहा है इसका मतलब उसकी जो प्राइस है वो उसकी फेस वैल्यू के बराबर है. सो प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल बी ₹100 ओनली बिकॉज द बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट पार. ओके, सो वी शुडंट फॉरगेट दैट. फाइन. ओके, नाउ the first question is that compute the YTM of the bond. हमें बॉन्ड का YTM कैलकुलेट करना है. आई एम श्योर यू नो दैट कि कूपन में और YTM में फ़र्क होता है. कूपन में सिर्फ जो इश्यूअर हमें ब्याज देता है सिर्फ वो कंसिडर होता है, बट YTM के अंदर में 3 चीज़ें कंसिडर होती है. नंबर 1 द कूपन कॉम्पोनेंट, नंबर 2 द कैपिटल गेन कॉम्पोनेंट एंड नंबर 3 द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द री इन्वेस्टमेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द कूपन. ओके, ये 3 चीज़ें मिला करके आपका YTM या यील्ड बनता है. ओके, तो जब एक इन्वेस्टर एक बॉन्ड में पैसे इन्वेस्ट करता है सो ही विल डेफिनेटली लुक एट द कूपन, बिकॉज अल्टीमेटली आपका कूपन ज़्यादा होगा तो ही आपका फाइनल यील्ड ज़्यादा होगा. लेकिन फिर भी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट आपका कूपन का रेट कम है लेकिन आपकी यील्ड ज़्यादा है, और ये भी पॉसिबल है कि आपका कूपन का रेट ज़्यादा है और यील्ड कम है. इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट
आपकी यील्ड के अंदर में सिर्फ कूपन नहीं आता, उसके अलावा दो चीज़ें और भी आती है, और वो है कैपिटल गेन कॉम्पोनेंट, दैट इज अ डिफरेंस इन द बाय प्राइस and the redemption price or sell price, and plus the rate at which you are able to reinvest your coupon till the end of your maturity or till the time you are invested in the bond. Okay, so यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ first point, most important of all, compute YTM of the bond. If the bond is trading at par, okay, if the bond is trading at par, the bond property says that if the bond is trading at par, that means the face value and the price of the bond is same, then the coupon and the YTM will remain the same. मतलब ये हुआ कि अगर आपका बॉन्ड पार पे ट्रेड हो रहा है, यानी फेस वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है, तो आपका कूपन और आपका ब्याज सेम हो जाएगा, बिकॉज एनी विच वेज कैपिटल गेन कंपोनेंट भी आपका जीरो हो गया और री इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट भी आपका नलीफाई हो जाएगा. सो बेसिकली अगर मैं आपको लेमैन तरीके से बोलूं तो आपका कूपन कंपोनेंट इज लाइक अ कंपाउंडिंग इफेक्ट, एंड जब आप YTM से प्रेजेंट वैल्यू करते हो तो वो डिस्काउंटिंग इफेक्ट होता है. तो बेसिकली 10%, मतलब कैसे हो गया कि 10 कदम आप आगे गए और 10 कदम ही आप पीछे आए, तो एग्जैक्टली आप फेस वैल्यू पे लैंड कर जाओगे. ओके, बट दिस प्रॉपर्टी विल होल्ड गुड ओनली इफ द बॉन्ड इज रिडीम्ड एट पार. ओके, मैंने जो बोला अभी आपके सामने में, दैट इफ अ बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट पार, द कूपन एंड द YTM विल बी द सेम. ये तभी पॉसिबल होगा और ये प्रॉपर्टी विल होल्ड गुड ओनली व्हेन द बॉन्ड विल बी रिडीम्ड एट पार. अगर बॉन्ड आपका प्रीमियम या डिस्काउंट पे रिडीम होगा तो ये प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी विल नॉट होल्ड गुड. ओके, सो सिंस नथिंग इज मेंशन्ड इन द सम, वी अज्यूम दैट द बॉन्ड विल बी रिडीम्ड एट पार. And so I'll write here, since the bond is trading at par, coupon is equal to YTM is equal to 10%. Okay, so this is clear. So the YTM of the bond is 10%. Okay, point number 2. Second question मैंने लिखा है, compute duration and modified duration of the bond. I don't see any reason कोई भी स्टूडेंट इस लेवल पे आकर के ड्यूरेशन और मॉडिफाइड ड्यूरेशन अपन क्यों नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे. ओके, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू द एक्सप्लेनेशन ऑफ ड्यूरेशन एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन, रादर आई वुड फोकस ऑन द कैलकुलेशन, बिकॉज मुझे समझाना कॉन्वेक्सिटी है. ओके, so the heading is computation of duration. So I'll take here year 1, 2, 3, 4 and 5, cash flow 10, ये coupons है सारे, 10, 10, 10 and 110. So PV at the rate of 10%. Mind it that this 10% is not the coupon rate, this is the YTM rate, okay, or the interest rate. Coupon 10% रहता, लेकिन YTM अगर 12% सब में दिया हुआ रहता, तो we would have calculated PV at the rate of 12% and not 10%, okay. So 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 and 0.621. So if I take the PV, easy, 9.09, 8.26, then 7.51, then 6.83, and this will be basically 68.31. Let's calculate and check it out. So 110 into 0.621 will give me 68.31. Okay, so guys, as I'm sure you would be knowing that this is your X and this is your W. So Wx will be 9.09, then 8.26 into 2 will give me 16.52, then 7.51 into 3 will give me 22.53, then 6.83 into 4 will give me 27.32, and then 68.31 into 5 will give me
341.55. So if you take a total, I am sure you will get 100 only, naturally. क्योंकि आपने जो 10% ये वाला निकाला है, ये 10% you have used like this 100, the purchase price only to compute the YTM 10. So naturally vice versa, अगर आप 10% से calculation करोगे तो 100 ही आना चाहिए, though you can take a total and I'm sure you'll get 100 only. The total of this particular cash flow is 417.01. Okay, now duration will be equal to summation of WI XI by summation of WI, that is rupees 417.01 divided by rupees 100. Okay, so I am going to get here duration D is equal to 4.17 years. That means इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम बॉन्ड को 4.17 years तक होल्ड करते हैं, okay, then even if the interest rate change, we should be able to get a return of 10% per annum YTM, okay, irrespective of the fluctuation in the interest rates. So duration is also called the immunizing period, है ना? Now modified duration will be D divided by 1 plus YTM. So this will be equal to 4.17 divided by 1.10. Let's see how much it comes. 4.17 divided by 1.10 will give me 3.79. Please remember 3.79 के बाजू में हम कोई भी यूनिट नहीं लिखेंगे. For example, you will not write years or percentage or anything, because modified duration is the slope of a line. Okay, modified duration is the slope of a line. अगर आप x y एक्सिस पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो जहाँ पे x इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंटरेस्ट रेट एंड y पे है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल बॉन्ड प्राइस, द रिलेशनशिप बिटवीन द टू will be measured with modified duration, and that is 3.79. The slope of a line will always be unit free. Okay, ये एक बात हुई. दूसरी बात, आप कैसे इंटरप्रेट करोगे 3.79 को, बताऊं मैं आपको. इसका मतलब ये हुआ कि if interest rate changes by 100 BPS or 1%, then price of the bond should change by 3.79% in the opposite direction. इसका ये मतलब हुआ गाइस कि आपने एक शॉर्टकट मेथड निकाल लिया. किस चीज़ के लिए? कि अगर इंटरेस्ट रेट सपोज कीजिए कि मार्केट में 100 BPS से बढ़ गए, मतलब 1% से ब्याज बढ़ गया आपका. अभी ब्याज कितना चल रहा है? अभी YTM कितना है? 10%. अगर ब्याज बढ़ गया तो रेट हो जाएगी मार्केट में 11%. ओके, सो अगर ब्याज बढ़ेगा यानी रिटर्न कंपोनेंट एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर की बढ़ जाएगी, तो then the price of the bond has to go down by 3.79%, because relationship between interest rate and bond price is inverse in nature. और आप लॉजिक से भी सोचो ना, कि आप ऐसे सोचो कि अगर एक कंपनी ने बॉन्ड इशू कर दिया जिसका कूपन 10% है और रिडेम्पशन अमाउंट 100 रुपीज़ है, तो वो थोड़ी ना चेंज होने वाला है. वो तो कंपनी ने एक बार इशू कर दिया, बात खत्म हो गई. लेकिन आपको अपने पैसे पे अब 10 नहीं, अब आपको 11% का रिटर्न चाहिए. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको बॉन्ड की प्राइस, जो खरीदने की प्राइस है, वो कम करनी पड़ेगी. ओके, तो अगर आप बॉन्ड को और कम दाम पे, 100 पे नहीं और कम दाम पे खरीदोगे, तब आपको 10 रुपए के कूपन के साथ और 100 रुपए की रिडेम्पशन के साथ आपको तब 11 का रिटर्न मिल पाएगा, वरना नहीं मिल पाएगा आपको. सो नेचुरली अगर कोई आदमी बॉन्ड बेच रहा है अभी भी 100 रुपए में, तो उसका बॉन्ड कोई नहीं खरीदेगा, बिकॉज अगर कोई 100 रुपए में उसका बॉन्ड खरीदता है तो उसको 10% का रिटर्न मिलेगा.
जबकि मार्केट में कोई दूसरा सेम रिस्क वाला बॉन्ड अब 11% की यील्ड दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दैट गाय विल ब्रिंग द प्राइस डाउन, वो अपने प्राइस को कम करेगा, और तब तक कम करेगा जब तक बायर को 11% का रिटर्न ना मिलने लगे। तो वेदर यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली, और वैसे अगर आप अब 10 के बजाय 11 से प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे सेम कैश फ्लोज का, तो पीवी कम हो जाएगी। ओके, सो वेदर यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट with the help of mathematics, that means same cash flow discounted by 11 and not 10 will give you lower value। या फिर कॉन्सेप्ट से जाओ कि इन्वेस्टर को अगर 11 का रिटर्न चाहिए और इशूअर कूपन को चेंज नहीं कर रहा है, रिडेम्पशन अमाउंट को भी चेंज नहीं कर रहा है, देन हाउ विल यू बी एबल टू अर्न मोर? द प्राइसेस हैव टू बी पुश्ड डाउन। तो आपका कैपिटल गेन कंपोनेंट बढ़ जाएगा और उसकी वजह से आपके रिटर्न 10 से 11 हो जाएगा। ओके, ब्रॉडली। ओके, सो नाउ modified duration has given us एक मेथड टू अप्रोक्सीमेट, मैंने एग्जैक्ट नहीं बोला, मैंने बोला अप्रोक्सीमेट, कि अगर मार्केट में ब्याज का रेट 10 की जगह पे 11 हो जाए तो मैं सेम कैश फ्लो को अब 10 की बजाय 11 से डिस्काउंट नहीं करके 1 सेकेंड के अंदर में बता सकती हूं दैट नाउ द प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल बी not 100 but 100 minus 3.79%, 96.21 आ गया। ओके, सिमिलरली अगर इंटरेस्ट रेट 1% से नीचे जाता है तो बॉन्ड की प्राइस 1% मीन्स 100 bps। अगर इंटरेस्ट रेट 1% से नीचे जाता है या 100 bps से नीचे जाता है तो बॉन्ड की प्राइस, इस बॉन्ड की प्राइस 3.79% से ऊपर जानी चाहिए। इनवर्स रिलेशनशिप दैट विल बिकम वेरी सिंपल, 100 प्लस 3.79%, 103.79। डिड यू नोटिस वन थिंग हियर दैट I am assuming rather this modified duration is assuming that ब्याज भले 1% से ऊपर जाए या 1% से नीचे आए, the change in the bond price will be 3.79%. You know, that means we are assuming that the relationship between the interest rate and bond price is linear in nature. Okay, मैं आपको दिखाती हूँ उसका मतलब क्या हुआ। अगर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूँ आपके सामने में, example like this. So this is your interest rate and this is your bond price. Okay, inverse relationship. So basically it is coming like this. Okay, स्लोप ऑफ अ लाइन एट एवरी पॉइंट इज द सेम। यहाँ पे स्लोप है 3.79। ओके, तो आपने क्या अज्यूम कर लिया? आपने ये अज्यूम किया है ये 10 हो गया, ये 9 हो गया और ये आपका 11 हो गया, राइट? तो आप क्या अज्यूम कर रहे हो कि भले मार्केट में इंटरेस्ट 1% से ऊपर जाए या 1% से नीचे जाए, लेकिन बॉन्ड की प्राइस एग्जैक्टली 3.79% से ही ऊपर या नीचे जाएगी, ये आपने अज्यूम किया है। ओके, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, यू नो, this means if interest rate goes up by 1%, the price of the bond will go down by 3.79. Okay, and if interest rate go down by 1%, the price of the bond will go up by 3.79%. ये आपने assume किया, that's called approximation of the कॉन्सेप्ट और अप्रोक्सीमेशन मेथड। बेसिकली आपने ये अज्यूम किया है। ओके, तो बेसिकली गाइस, बेसिकली दिस इज समथिंग विच इज नॉट 100% करेक्ट। ये फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ठीक है, लेकिन अगर आप प्रॉपर कैलकुलेशन में जाओगे तो आप नोटिस करना, मैं आपको करके दिखाती हूँ, दैट नंबर 1, the relationship between the interest rate and bond price is definitely inverse in nature। वो भी मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखाती हूँ, but it is not linear in nature, it is rather convex और curvy linear in nature। inverse है लेकिन straight line नहीं है, curve है। मतलब अगर ब्याज 1% से बढ़ा तो प्राइस ऑफ द बॉन्ड अगर 3.79% से नीचे गई, सपोज बोल रही हूँ, एंड तो अगर इफ इंटरेस्ट रेट चेंजेस और गोज डाउन बाय 1%, तो बॉन्ड की प्राइस 3.79 से नीचे नहीं ऊपर नहीं जाएगी, 3.79 से ज्यादा से ऊपर जाएगी।
मतलब अगर मैं समराइज करूं तो इसका मतलब ये हुआ that for equal change in the interest rate, that is 1%, the change in the bond price is not equal in reality, but modified duration assumes that for equal change in interest rate, that is 1%, the price of the bond will be equal, that is 3.79%, for the sake of simplicity. Okay, so I'll just allow me to go further from here. मैंने क्वेश्चन टाइप कर रखा है आपके लिए so that I can show you properly. मैंने लिखा है थर्ड क्वेश्चन में, I'll show you everything here. थर्ड क्वेश्चन में मैंने लिखा है यहाँ पे न्यू प्राइस यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू मेथड. रिमेंबर प्रेजेंट वैल्यू मेथड कौन सा वाला? ये वाला, ये जो आपने निकाला ना, ये वाला मेथड, ये वाला, यहां तक, यहां तक. ये प्रेजेंट वैल्यू मेथड हुआ, ये वाला मेथड. दिस इज द प्रॉपर मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द प्राइस. ओके, लेकिन चेंज निकालने के लिए हमने क्या किया? शॉर्टकट निकाल लिया कि हमें वापस से उतनी कैलकुलेशन ना करनी पड़े शायद. ओके फाइन. सो नाउ आई हैव रिटन द क्वेश्चन इज न्यू प्राइस यूजिंग PV method if interest rate goes up by 1%. Okay, so computation of new price if YTM goes up by 1%. Okay, so I can use the shortcut method which we always use, and that is, so price should be equal to 10 into PVA. What should be the rate, guys? What should be the rate? That is 10 plus 1 equal to 11%. So 11% comma 5 plus 100 into PVA, 11% comma 5. In order to save time, I can use some 10 into PVA factor will be 1.11, 1, 2, 3, 4, 5. So 0.593. So 100 into 0.5935, and this will be GT 3.6959. So we are going to get here 3.6959 into 10 plus 59.35. I'm going to get 96.309. Okay, then computation, we can block it actually. Computation of new price if YTM goes down by 1%, that is 10 minus 1 equal to 9%. Same calculation. So price will be 10 into PVA, 9% comma 5 plus 100 into PV, PVIF 9% comma 5. Okay, so here 1.09 into 1, 2, 3, 4, 5. So I get here 100 into 0.6499, and the factor is 10 into 3.8897. Okay, so this will be 3.8897 into 10 plus 64.99. So I'm getting here 103.887. So that is another price actually. तो guys हमें ये देखना है कि अब ब्याज का रेट ऊपर गया 1% से और नीचे भी गया 1% से. मैंने वो पार्ट तो सेम रखा है. अब चेक करते हैं
कि अपने पास में 3 प्राइसेस हैं, एक ब्याज ऊपर जाने पे, एक ब्याज नीचे जाने पर, एक ओरिजिनल 100। तो अपन देखते हैं कि ब्याज ऊपर जाने से और नीचे जाने से सेम परसेंटेज चेंज आ रहा है क्या। लेट अस चेक इट आउट। सो ओके, सो मैंने वो पार्ट दूसरे क्वेश्चन में फॉर्म किया। ये अपन लिख लिया, न्यू प्राइस यूजिंग पीवी मेथड इफ इंटरेस्ट रेट चेंजेस इंक्रीजेस बाय 1 एंड डिक्रीजेस बाय 1। ओके, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे बना के लिखा है आपके लिए, 4th क्वेश्चन मैंने उसमें लिखा है दैट शो दैट रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस इज इनवर्स इन नेचर एंड नॉट लीनियर इन नेचर। तो इनवर्स इन नेचर की जहाँ तक बात आ रही है, तो यू कैन सी जब आपके इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गए, when your interest rates went up, then your prices went down, and when your interest rates goes down, the prices have, or the bonds have gone up. This will always be there, always. This shows that the relationship between bond price and interest rate is inverse in nature, and that is why we will have an inverse relationship on the diagram also. Okay, now 4th में मैंने एक चीज और पूछी है, that we can write down on the basis of above calculations we understand that relationship is inverse. Okay, but I am asking you another thing as well. I am asking you that tell me whether the relationship is like non-linear, मतलब linear नहीं है, मतलब straight line नहीं है, curve है, convex curve है, वो आप prove करके बताओ। मतलब मैं आपको सच्ची बात बोलूं, अगर ब्याज 1% से ऊपर गया और अगर ब्याज 1% से नीचे गया, तो बॉन्ड प्राइस में अगर चेंज 3.79 की ही है, अगर ऊपर वाले, जैसे ऊपर वाले पार्ट में आपने निकाला, तो रिलेशनशिप लीनियर है, मतलब स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अगर ब्याज 1% से ऊपर गया और यदि ब्याज 1% से नीचे गया, देन इफ द परसेंटेज चेंज इज नॉट 3.79 इन बोथ द केसेस, दैट मीन्स आप अगर उस डेटा को XY एक्सिस पे अगर प्लॉट करोगे ना, तो आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, आपको कर्व मिलेगा। ओके, लेट अस सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Now I am saying here is that when interest rate goes up by 1%, okay, so आपका जो P0 था वो था 100, राइट, एंड न्यू प्राइस जो आई आपकी वो आई थी, आई थिंक ब्याज ऊपर गया तो वैल्यू नीचे है, 96.309 ऑफ कोर्स रुपीज। ओके, देयरफॉर परसेंटेज चेंज विल बी 100 minus 96.309 divided by 100. मतलब you could have taken 96 minus 100 also, it is one and the same. Okay, so here 100 minus 96.309 divided by 100 into 100 will give me 3.691. Okay, and when interest rate go down by 1%, P0 was 100, okay, and new price which I got on the basis of PV method was, look at that, 103.887. Therefore percentage change was 103.887 minus 100 by 100 into 100. Okay, मैंने क्या निकाला कि मार्केट में अगर ब्याज का रेट 1% ऊपर गया तो ओरिजिनल से प्राइस में क्या चेंज आया। सिमिलरली अगर मार्केट में ब्याज का रेट 1% से नीचे आया तो अपने ओरिजिनल के मुकाबले कितना परसेंटेज चेंज हुआ फॉर 1% चेंज ओनली। ओके, सो 103.887
minus 100 divide by 100 into 100. I get, guys, 3.887. What I am wanting to tell you is that try to focus on the calculation. ये आप देखो, ये सेम नहीं आया 3.79, ये सेम नहीं आया है. आप मैंने दोनों बार ब्याज को 1%, 10 को बनाया 11 और 10 को बनाया 9. For equal change in the interest rate, the change in the price is not same percentage wise. That means the original relationship between the interest rate and bond price is not linear. It is rather curvy linear or convex. ये concept है आपका, okay? अब हमने assume किया for the sake of simplicity कि चलो जाने दो 3.79, modified duration is 3.79. So basically 3.79 measures the percentage change between percentage change in the bond price for equal percentage change in the interest rate. Okay, assume कर लिया कि same है. Actually मैं तो आपको बताऊं एक बात, अगर मैं इसको और इसको add करके average कर दूं, I am telling you you'll get 3.79 or 3.8 only, same. तो क्या किया आपने उनको इंडिविजुअल को हटा के आपने एवरेज आउट कर दिया, एंड यू अज्यूम दैट ओके फॉर 1% चेंज इन इंटरेस्ट रेट द चेंज इन द बॉन्ड प्राइस इज सेम. यू विल गेट द एग्जैक्ट अमाउंट. आई विल शो यू. सो एवरेज परसेंटेज चेंज is equal to 3.691 plus 3.887 the whole divided by 2. 3.691 plus 3.887 divided by 2, I get 3.79 exact, guys. Exact we have gotten here. Okay, that means अब अपन assume कर लेते हैं कि okay, for 1% change in interest rate either upside or downside, the change in the bond price will be 3.79%. But कहाँ से वो 3.79 आया, आपको समझा? आपने ड्यूरेशन की मदद से वो 3.79 निकाल लिया था, या मैंने पूरी कैलकुलेशन करके आपको एवरेज आउट करके दिखाया है. दैट मीन्स मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज द एवरेज परसेंटेज चेंज इन द बॉन्ड प्राइस फॉर इक्वल परसेंटेज चेंज इन द इंटरेस्ट रेट्स, वेदर अपसाइड और डाउन साइड. इन आवर एग्जाम्पल दैट इज 1%. ओके, सो ये निकला. तो इसका ये मतलब हो रहा है कि अगर मैं मॉडिफाइड ड्यूरेशन की मदद से, मॉडिफाइड ड्यूरेशन की मदद से अगर मैं न्यू प्राइस निकालने की कोशिश करूँ, लेट्स ट्राई इट आउट. जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको, एक डायग्राम लेते हैं अपन. Just think that this is your interest rate, this is your bond price. Okay, assume करो कि अपन यहाँ पे हैं. This is suppose 100 rupees and this is your 10%. ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा राइट है, तो प्राइस बढ़ेगी. ओके, नाउ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि इफ़ यू कंप्यूट द न्यू प्राइस फॉर चेंज इन द इंटरेस्ट रेट एज पर द मॉडिफाइड ड्यूरेशन मेथड और अप्रॉक्सीमेशन मेथड, तो क्या प्राइस आएगी और एक्चुअली होना क्या चाहिए वो हमको कैलकुलेट करना है. टू बी वेरी प्रिसाइज, एक बात अगर मैं बोलूँ ना आपको, तो विच वी आर डिस्कसिंग अगेन एंड अगेन. ओके, दैट अगर आप मॉडिफाइड ड्यूरेशन यूज़ करते हो तो आप ये अज्यूम कर रहे हो ब्याज भले ऊपर जाए या नीचे जाए. ओके, द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस फ्रॉम 100 विल बी 3.79 और 3.79 काइंड ऑफ, अगर ब्याज ऊपर गया तो प्राइस 3.79% से नीचे आ जाएगी, और अगर ब्याज नीचे गया 1% से तो प्राइस 3.79% से ऊपर चली जाएगी. राइट, आपने ये अज्यूम किया है, एंड दैट इज वाई इन दैट केस यू विल गेट अ लीनियर डायग्राम बिकॉज द परसेंटेज चेंज ऑन बोथ द साइड्स इंटरेस्ट एंड बॉन्ड प्राइस आर सेम. लेकिन रियलिटी में द परसेंटेज चेंज in the bond price for equal change in interest rate is not same on both sides. It's different.
I have already calculated that. Look at here, 3.691 and 3.887. It is different. And because of this, you will not get a linear diagram. You will get a curvy linear diagram, though the average is giving you 3.79%. Okay. तो अगर ब्याज आपका सपोज 9% हो गया, सपोज ये ब्याज आपका 9% मतलब कम हो गया, तो बॉन्ड की प्राइस ऊपर जानी चाहिए. तो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट पार्ट. दैट इज 103.887. दैट इज 103 पॉइंट में 88 लेती हूँ यहाँ पे. एंड एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू मेथड के हिसाब से 103.88 है. अगर एमडी के हिसाब से, यानी अगर स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालोगे तो आप देखो क्या आता है. बाय एमडी मेथड, इफ इंटरेस्ट रेट goes down by 1%, the new price will be 100 plus 3.79 as the relationship is inverse in nature, right? तो ये हो जाएगा 103.79. ओके, तो ये आपका यहाँ पे आएगा. लुक एट दैट. आई विल टेक अ डिफरेंट कलर. दिस विल बी लाइक दिस. यहाँ पे आएगा आपका. सो गाइज, यू नो व्हाट, 103.79. इफ़ यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि अगर आप सपोज करो कि आप निकालते हो एज पर द मॉडिफाइड ड्यूरेशन, तो आपको प्राइस आई 103.79, जबकि रियल में प्राइस 1% अगर ब्याज नीचे गिरा तो रियल में प्राइस बढ़ी है 103.88 तक. ओके, तो आपको जो गैप आए वो ये वाला तो गैप है, और इसी ये जो गैप को बोला जाता है कॉन्वेक्सिटी. ओके, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फुल वैल्यूएशन मेथड और फुल 9% से वापस डिस्काउंटिंग करने के बजाय अपन ऐसे नहीं कर सकते कि अपन पहले 103.79 निकाल लेंगे और उसमें कॉन्वेक्सिटी वाला पार्ट ऐड कर देंगे, तो अपने को प्रॉपर आंसर आ जाएगा. दैट इज व्हाट यू आर लर्निंग हियर एक्चुअली. ओके, सो दैट गैप, दैट डिफरेंस इज द कॉन्वेक्सिटी डिफरेंस विच इज गिविंग यू अ डिफरेंस इन द आंसर एज पर एमडी एंड एज पर फुल वैल्यूएशन मेथड. ओके, सिमिलरली अगर आप मुझसे पूछोगे ना, तो जब तक ब्याज का रेट बहुत छोटे मूवमेंट हो रहे हैं अगर, तो आपका आंसर एमडी मेथड से और फुल वैल्यूएशन मेथड से सेम आएगा. बिकॉज आप देखो टेंजेंट सटा हुआ है यहाँ पे, ये वाला पार्ट सटा हुआ है आपका. लेकिन अगर ब्याज का रेट ज़्यादा चेंज करेगा, या तो इधर और या फिर इधर, तो आप नोटिस करना कि आपका एमडी मेथड से और फुल वैल्यूएशन मेथड से आपके आंसर्स में गैप आएगा. एंड दैट गैप इज बिकॉज ऑफ कन्वेक्सिटी. ओके, सो अगेन हियर इफ आई ड्रॉ वन डायग्राम फॉर इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट. सपोज अगर इंटरेस्ट रेट सपोज करो कि बढ़ गया, ओके, एंड एक आपका ये आ रहा है, राइट. सो गाइज, हियर आई विल गेट, सपोज इफ इंटरेस्ट goes up by 1%, so new price will be 100 minus 3.79%, that is equal to 100 minus 3.79% will give me 96.21. ये इसके हिसाब से आप अगर if you are taking the price as per this one, तो you get 96.21, but the actual price as per the full valuation method was 96.309. Okay, what I am getting one point here extra is that कि मेरी जो प्राइस कर्व पे है वो एमडी वाले दोनों प्राइस से ज़्यादा है. आप देखो, आप कर्व पे हो और आपकी प्राइस ये ज़्यादा है, ये आपकी एमडी वाली प्राइस है. ये भी प्राइस आपकी ज़्यादा है, ये भी आप कर्व पे हो. ओके, सो ये पॉइंट याद रखना, आपको बाद में काम आएगा, राइट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कंक्लूड हियर इज दैट if the movement in the interest rates are small, then MD method would be a good method to compute the new prices for change in interest rate. But if the interest rate changes are large, like 100 bps or maybe 200 bps, then MD method would not give you accurate answers. There would be
errors of convexity. So we need to compute that convexity part and add it to the answer and accordingly get the perfect answer. I'll show you those calculations. Just wait for a second. Okay, let's go ahead, guys. So here I am saying again the convexity calculation. So E, ये आपने जो convexity वाला part जो formula में लिखने वाली हूँ, ये आपने देखा होगा आपने स्टडी मटेरियल में, जिसकी वजह से आप मुझसे काइंड ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग वेदर इट इज़ देयर इन द कोर्स और नॉट. मैं ये तो नहीं बोल सकती कोर्स में नहीं है क्योंकि फार्मूला दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ उसको समझाना फार्मूला को ये भी पॉसिबल नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट ही हमें लेना पड़ेगा. ओके, सो लुक एट हियर convexity, and you have to remember the formula. Please do not get into the derivation and all. Convexity will be equal to P1 plus P2 minus 2 into P0 by 2 into P0 into change in YTM the whole square. Okay, so here P1 stands for the price. P1 stands for the price which we get if the interest rates go up, that is 96.309. और full valuation वाला आप लोगे convexity निकालने के लिए, वो आप नहीं ले सकते हो, ठीक है. So 96.309 plus P2 is this price 103.88, 103.88 minus 2 into 100, the whole divided by 2 into 100 into change in YTM 1%. okay, 10 से 11 और 10 से 9. okay, 1%. तो 1%, 1 divided by 100 is 0.01 whole square. So basically we are going to get here 96.309 plus 103.88 minus 200. I'm getting here 0.189 divided by 2 into 100 into 0.01 into 0.01. I'm going to get here 0.02. okay, so here 0.189 divided by 0.02 will give me 9.45. This is convexity. Convexity does not have any use as such. okay, with the help of convexity we need to calculate convexity effect. okay, वो निकालना पड़ेगा हमें, तो मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको कि क्या होता है वो F. The question I have also typed is compute convexity effect. okay, so convexity effect is equal to convexity, that's 9.45 into change in YTM square into 100. okay, यहाँ पे आएगा 9.45 into 0.01 whole square and into 100, that is equal to 9.45 into 0.01 into 0.01 into 100. We are getting 0.0945%. ये effect है, right? So basically now we have to use this data to calculate. आपको जब मैं नई प्राइस निकाल के दिखाऊंगी तब आपको एग्जैक्ट समझ जाएगा मैं क्या बात कर रही हूँ. ओके, नाउ मैंने एक क्वेश्चन और टाइप किया है, ये आपको गाइज याद करना पड़ेगा, कॉन्वेक्सिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला और कॉन्वेक्सिटी इफेक्ट का. मैं ये ज़रूर दिखाने वाली हूँ कि ये डेटा यूज़ कैसे होगा और हम क्या निकालने वाले. जस्ट गिव मी सम टाइम प्लीज़. मैंने क्वेश्चन में लिखा है G and the last part, compute the new bond price using convexity if interest rate increase by 1%. So if interest rate increase by 1%, the price should go down. अगर आप modified duration use कर रहे होते तो आप बोलते the price should go down by 3.79%. ओके, अगर मैं उसमें कॉन्वेक्सिटी वाला पार्ट भी लगा दूं तो परफेक्ट फुल वैल्यूएशन जितना आंसर आ जाएगा और कोई एरर नहीं रह जाएगा. एरर रहेगा बट उतना एरर नहीं रहेगा. ओके, नाउ हियर विल बी बाय 3.79% minus 0.0945%. So I am going to get here, मैं बताती हूँ क्यों माइनस किया है, 3.79%
3.79 minus 0.0945. Okay, I get 3.6955%. So the new price will be 100 minus 3.6955%. So 100 minus 3.6955%, I will get 96.305. Guys, I tell you something. आपने कॉन्वेक्सिटी निकाला, कॉन्वेक्सिटी की मदद से आपने कॉन्वेक्सिटी इफेक्ट निकाला परसेंटेज वाइज. वो जो आपकी मैंने डायग्राम पे जो रेड लाइन डाली थी ना, उसका परसेंटेज मैंने निकाला है. तो मैंने क्या किया है पता है आपको, कि बेसिकली 3.79% से प्राइस नीचे जानी चाहिए, ये आपको पता है. तो आपने नोटिस किया डायग्राम, मैंने बोला कि ये 3.79% के हिसाब से 96.21%, राइट ना, 96.21. ओके, बट हमने जब फुल वैल्यूएशन से निकाला तो वो आया था 96.309, 96.309 आया था, राइट ना. तो बेसिकली मैंने क्या किया, 3.79% को मैंने थोड़ा कम कर दिया. ओके, क्योंकि अपनी जो फुल वैल्यूएशन से यानी कर्व पे जो आंसर है वो आपके मॉडिफाइड ड्यूरेशन वाले आंसर से थोड़ा ज़्यादा है, और हमको माइनस करना है. यानी कि हमको ये जो परसेंटेज है 3.79, ये 100 से माइनस करना है ना. तो 100 से माइनस करोगे आप 3.79, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 96.21. हमें 96.21 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 96.309, 96.309 चाहिए हमें. तो अगर हमें 96.309 चाहिए तो हमें 100 को 3.79% से कम नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा कम से करना पड़ेगा. एंड दैट थोड़ा कम इज नथिंग बट 3.6955%. एंड दैट इज वाई मैंने यहाँ पे 0.0945% को और कॉन्वेक्सिटी के इफेक्ट को इस परसेंटेज से माइनस किया, ताकि हमारा आंसर थोड़ा ज़्यादा आ सके. एंड यू कैन मेक आउट ऑन योर ओन दैट द प्राइस विच यू हैव रिसीव्ड जस्ट नाउ, यू नो, ये वाली प्राइस, दिस प्राइस इज ऑलमोस्ट सेम टू द ओरिजिनल प्राइस. लुक एट दैट, 96.309, 96.309 प्राइस होनी चाहिए. आपने जब 96.21 में कॉन्वेक्सिटी का भी इम्पैक्ट डाला तो आपकी प्राइस आ गई 96.305, विच इज ऑलमोस्ट सेम एज द फुल वैल्यूएशन. ओके, मैं एक और दिखाती हूँ आपको. इफ इंटरेस्ट goes down by 1%, price should go up by 3.79% plus 0.0945%. Okay, so 3.79 plus 0.0945 will give me 3.8845%. Okay, so the new price should be 100 plus 3.8845%. So the answer should be 100 plus 3.8845% is 103. आप देखो यहाँ पे क्या आंसर आया हुआ है रियलिटी में, 103.88 एग्जैक्ट आंसर आया आपका, 0.88. सो बेसिकली गाइज हमने ऐड क्यों किया, बिकॉज अगर आप 100 में प्लस 3.79 सिर्फ करोगे तो आपको 103.79 मिलेगा. दैट मीन्स यू आर ऑन द स्ट्रेट लाइन. आप उसमें कॉन्वेक्सिटी का इफेक्ट भी ऐड करोगे तो आपको प्राइस आएगी 103.88. ओके, दैट मीन्स व्हेन यू एडजस्ट द कॉन्वेक्सिटी परसेंटेज टू द प्राइस, you know, which has been calculated on the basis of modified duration, you will get an answer which is exactly same as or almost same as the full valuation method. This is the concept of convexity. I'm sure थोड़ा सा आपको हैवी लगा होगा, आप 2-3 बार वीडियो को देखो, आई एम श्योर आपको समझ जाएगा. सो बेसिकली मॉडिफाइड ड्यूरेशन की मदद से जो आपकी न्यू प्राइस आती है वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं आती है, बिकॉज आप लीनियर मान के चलते हो. आप अगर उसको प्रॉपर बनाना चाहते हो तो आपको उसमें कॉन्वेक्सिटी का इफेक्ट डालना पड़ेगा. ओके, आई एम श्योर यू अंडरस्टूड द वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू सो मच.